नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं लोधी सर। स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 5 साझेदारी फर्म का समापन, वो भी किस मीडियम से बेटा? हिंदी मीडियम से। अभी तक आपने हिंदी मीडियम का चैप्टर नंबर 1 से 4 तक प्रिपरेशन कर लिया होगा। साझेदारी पहला चैप्टर हमने पढ़ा था यहाँ पर साझेदारी के लेके, जिसमें हमने पढ़ा था साझेदारी अधिनियम कौन सा था? 1932। साझेदारी क्या है? साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य एक संबंध है जो किसी व्यवसाय के लाभ हानि को विभाजित करने के लिए सहमत होते हैं। साझेदारी की परिभाषा बेटा कहाँ दी थी? साझेदारी की परिभाषा भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में दी है। साझेदारों के दायित्व असीमित होते हैं। साझेदारी के जन्म अनुबंध से होता है। अनुबंध मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है। सदैव क्या होता है? लिखित होता है। कोई भी साझेदार अपने हित का हस्तांतरण अन्य व्यक्तियों पर नहीं कर सकता। साझेदारी व्यवसाय में कम से कम 2 सदस्य और अधिकतम बेटा कितने होते हैं? 50 होते हैं। तो ये हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके थे। चैप्टर नंबर हमने 2 पढ़ा था साझेदारी का पुनर्गठन, जिसमें हमने पढ़ा था विद्यमान साझेदारों के लाभ अनुपात में परिवर्तन होना या समझौते में परिवर्तन होना साझेदारी का पुनर्गठन कहलाता है। 3rd चैप्टर हमने पढ़ा था नए साझेदार का प्रवेश। जब फर्म को अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होती है तब हम फर्म में किसी योग्य अनुभवी व्यक्ति साझेदार को प्रवेश दे देते हैं। फिर हमने 4th चैप्टर पढ़ा था बेटा विद्यमान साझेदार की निवृत्ति और मृत्यु। तो चैप्टर 4 हम पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 5 साझेदारी का समापन। तो अगर आपने अभी तक चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक देख सकते हैं और अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साझेदारी फर्म का समापन। तो आज हम पढ़ेंगे साझेदारी फर्म का समापन, यानी कि विघटन भी इसको हम कहते हैं। तो याद रखिए बेटा साझेदारी फर्म का समापन क्या होता है? समापन का मतलब होता है कि अब हम फर्म को सदैव के लिए बंद करने वाले हैं। मतलब हमारा व्यवसाय हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, साझेदारी समाप्त हो जाएगी और साझेदारी फर्म भी क्या हो जाएगी बेटा? समाप्त हो जाएगी। फर्म का व्यवसाय भी जो है वो निरंतर नहीं चलेगा। फर्म का व्यवसाय भी सदैव के लिए बंद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से साझेदारी फर्म का समापन। पहला क्वेश्चन हमारा आता है बेटा साझेदारी फर्म के समापन से आप क्या समझते हैं? अगर सिंपली हम बात करें तो बेटा एक होता है साझेदारी का समापन और दूसरा होता है साझेदारी फर्म का समापन। दोनों शब्दों में अंतर है। साझेदारी के समापन में साझेदारी फर्म का व्यवसाय निरंतर चलता रहता है। सिर्फ साझेदारों के मध्य जो है वो क्या हो जाता है बेटा? संबंध विच्छेद हो जाते हैं। फर्म लेकिन हमेशा के लिए चलती रहती है। अब साझेदारी फर्म के समापन में क्या अंतर है? तो साझेदारी फर्म के समापन क्या है बेटा? जब फर्म के सभी साझेदार फर्म के व्यवसाय को सदैव के लिए बंद करने का निर्णय ले लें तो ये बेटा क्या कहलाता है? साझेदारी फर्म का समापन। तो साझेदार के प्रवेश और साझेदार की निवृत्ति और साझेदार की मृत्यु और लाभ अनुपात में परिवर्तन होना बेटा साझेदारी का समापन हुआ है। किसका? साझेदारी का। लेकिन फर्म का व्यवसाय क्या है? अभी चल रहा है। लेकिन साझेदारी फर्म के समापन में साझेदारी के बीच संबंध तो टूटते ही टूटते हैं और फर्म का व्यवसाय भी सदैव के लिए क्या हो जाता है बेटा? बंद हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आता है साझेदारी के समापन से आप क्या समझते हैं या क्या आशय है? ध्यान रखिएगा बेटा किसका समापन की बात कर रहे हैं? साझेदारी का, ना कि साझेदारी फर्म का। अगला क्वेश्चन हम साझेदारी फर्म का समापन पढ़ेंगे। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, वैसे एक बार फिर से कर लेते हैं। जब साझेदारों के मध्य उनके अनुबंध या लाभ अनुपात में परिवर्तन हो जाए तो यह साझेदारी का समापन कहलाता है। यह साझेदार की मृत्यु, प्रवेश, निवृत्ति या लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन आदि कारणों से हो जाता है तो यह साझेदारी का समापन कहलाता है। परंतु इस संबंध में फर्म का व्यापार निरंतर चलता रहता है। क्या चलता रहता है बेटा? फर्म का व्यवसाय निरंतर चलता रहता है। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? साझेदारी के समापन का आशय। अब अपन पढ़ने वाले हैं साझेदारी फर्म के समापन का आशय। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है बेटा, साझेदारी फर्म के विघटन से आशय या साझेदारी फर्म के समापन से आशय। तो हमारा उत्तर है इसका, जब फर्म के समस्त साझेदार मिलकर व्यवसाय को सदैव के लिए बंद करने का निर्णय ले
हैं तो यह साझेदारी फर्म का समापन कहलाता है। ऐसी स्थिति में फर्म का व्यवसाय सदैव के लिए बंद हो जाता है तथा साझेदारों के मध्य हिसाब किताब का निपटारा करने के लिए वसूली खाता खोला जाता है। अर्थात सीधी सी बात है, सपोज करो ए, बी और सी साझेदार हैं और ये अपने व्यवसाय को, किसको बेटा, व्यवसाय को यानी कि फर्म को सदैव के लिए बंद करने का निर्णय ले लें तो ये क्या कहलाएगा बेटा, साझेदारी फर्म का समापन कहलाएगा। और साझेदारी फर्म का समापन साझेदारी के जीवन काल में केवल एक ही बार किया जाता है और इस संबंध में हिसाब किताब का निपटारा करने के लिए वसूली खाता खोला जाता है। तो कुछ चीज़ें याद रखना बेटा साझेदारी फर्म के समापन की। पहली चीज़, साझेदारी फर्म के समापन होने पर, फर्म का व्यवसाय सदैव के लिए बंद हो जाता है। फर्म के समापन पर साझेदारों के बीच हिसाब किताब का निपटारा करने के लिए वसूली खाता खोला जाता है। फर्म के समापन साझेदारी फर्म के जीवन काल में केवल एक ही बार होता है। तो ये हो गया हमारा साझेदारी फर्म का समापन, या इसको हम क्या कहते हैं बेटा, विघटन का आशय। अगला हमारा क्वेश्चन आता है वसूली खाता या हीनता खाता किसे कहते हैं। ध्यान रखिए, वसूली खाता को और किस नाम से जानते हैं बेटा, हीनता खाता के नाम से भी जानते हैं। अगर एग्जाम में पूछ ले वसूली खाते से क्या आशय है या हीनता खाते से क्या आशय है तो इसका आंसर एक ही होगा। याद रखिएगा, पहली चीज, वसूली खाता फर्म के जीवन काल में केवल एक ही बार खोला जाएगा। अगर एग्जाम में पूछ ले वसूली खाता कब खोला जाता है तो बेटा साझेदारी फर्म के समापन पर वसूली खाता खोला जाता है। कब खोला जाता है, साझेदारी फर्म के समापन पर। तो इसका अर्थ होता है वसूली खाता एक नाम मात्र की प्रकृति का खाता होता है। याद रखना, एग्जाम में पूछ ले वसूली खाता किस प्रकृति का खाता होता है बेटा, तो नाम मात्र की प्रकृति का ही खाता होता है। आगे लिखा हुआ है जो साझेदारी फर्म के समापन पर संपत्तियों के विक्रय एवं दायित्वों के चुकाने पर लाभ हानि ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। यह खाता फर्म के जीवन काल में केवल एक ही बार बनाया जाता है। इसमें संपत्ति एवं दायित्वों को पुस्तक मूल्य पर दर्शाया जाता है। तो स्पष्ट हो गया होगा। पहली चीज बेटा वसूली खाता कौन सी प्रकृति का खाता है, एक नाममात्र की प्रकृति का खाता है जो कब बनाया जाता है, साझेदारी फर्म के समापन पर बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, संपत्तियों के विक्रय और दायित्वों को चुकाने से होने वाले लाभ और हानि को ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। यह फर्म के जीवन काल में केवल एक ही बार बनाया जाता है और इसमें संपत्ति और दायित्वों को पुस्तक मूल्य पर दर्शाया जाता है। पुस्तक मूल्य मतलब जितना वास्तविक मूल्य है उतना ही दर्शाएंगे, प्लस और माइनस नहीं करते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको वसूली खाता या हीनता खाता। बहुत सारी एक्सरसाइज टाइप के क्वेश्चन भी हो गए। ये खाता नाममात्र की प्रकृति का होता है, वसूली खाता फर्म के समापन पर बनाया जाता है, वसूली खाते में संपत्ति और दायित्व पुस्तक मूल्य पर लिखे जाते हैं, वसूली खाता फर्म के जीवन काल में केवल एक बार ही बनाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा इस चैप्टर का, अगला क्वेश्चन आता है साझेदारी के समापन एवं साझेदारी फर्म के समापन में अंतर। ध्यान रखिएगा, अभी हमने आपको बताया बेटा साझेदारी का समापन अलग है और साझेदारी फर्म का समापन अलग है। समापन पर, साझेदारी के समापन पर व्यवसाय निरंतर चलता रहता है, फर्म के समापन पर व्यवसाय सदैव के लिए बंद हो जाता है। साझेदारी का समापन जीवन काल में कई बार हो सकता है लेकिन फर्म का समापन केवल एक ही बार होता है। साझेदारी के समापन पर हम वसूली खाता खोलते हैं लेकिन फर्म के समापन पर साझेदारी के समापन पर हम पुनर्मूल्यांकन खाता खोलते हैं और फर्म के समापन पर हम वसूली खाता खोलते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा है बेटा, संबंध। साझेदारी के समापन पर साझेदारों के बीच संबंध विच्छेद नहीं होते, यानी कि साझेदारों का अनुबंध तो टूट गया, संबंध लेकिन उनके सदैव के लिए विच्छेद नहीं हुए। इसके बाद फर्म के समापन पर सभी साझेदारों के
मध्य संबंध सदैव के लिए विच्छेद हो जाते हैं। अर्थात जब फर्म ही नहीं रही तो साझेदारों के संबंध भी नहीं रहेंगे। व्यवसाय पर प्रभाव, इस स्थिति में फर्म का व्यवसाय निरंतर चलता रहता है, जबकि साझेदारी फर्म की स्थिति में फर्म का व्यवसाय सदैव के लिए बंद हो जाता है। खाता, साझेदारी के समापन पर पुनर्मूल्यांकन खाता खोला जाता है और फर्म के समापन पर कौन सा खाता खोला जाता है बेटा? वसूली खाता खोला जाता है। इसके बाद हम और भी लिख सकते हैं, साझेदारी का समापन का अर्थ भी लिख सकते हैं आप, एक अंतर का पॉइंट, और फर्म के समापन का भी अर्थ लिख सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, पुनर्मूल्यांकन खाता एवं वसूली खाते में अंतर। देखिएगा कुछ छात्र क्या करते हैं, अंतर कुछ नहीं मिलता तो लिख देते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता नाम मात्र की प्रकृति का है और वसूली खाता अवास्तविक प्रकृति का है। तो बेटा ये गलत है, याद रखना। पुनर्मूल्यांकन खाता भी अवास्तविक प्रकृति यानी कि नाम मात्र की प्रकृति का खाता होता है और वसूली खाता भी नाम मात्र की प्रकृति का खाता होता है, क्योंकि दोनों ही खातों से हम लाभ हानि को ज्ञात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अंतर पुनर्मूल्यांकन खाता और वसूली खाते में अंतर। आवृत्ति, यह खाता फर्म के जीवन काल में अनेक बार खोला जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाता फर्म के जीवन काल में अनेक बार खोला जाता है, क्योंकि हम जानते हैं फर्म के जीवन काल में कई बार साझेदार रिटायर हो जाते हैं और कई बार हम नए साझेदार को प्रवेश देते हैं, जिससे साझेदारी का समापन हो जाता है और साझेदारी के समापन पर हम कौन सा खाता खोलते हैं? वसूली खाता, और वसूली खाता फर्म के जीवन काल में अनेक बार खोला जाता है। अब फर्म के समापन पर हम कौन सा खाता खोलते हैं बेटा? वसूली खाता। तो वसूली खाता फर्म के जीवन काल में एक बार खोला जाता है, क्योंकि फर्म का समापन भी फर्म के जीवन काल में एक ही बार होता है। कब तैयार किया जाता है? यह खाता प्रवेश, निवृत्ति, मृत्यु पर खोला जाता है। यह खाता फर्म के समापन पर खोला जाता है। उद्देश्य, यह खाता संपत्ति एवं दायित्वों में होने वाली कमी वृद्धि का समायोजन करने के लिए बनाया जाता है और यह खाता संपत्तियों के विक्रय एवं दायित्वों को भुगतान करने से होने वाले लाभ हानि को ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। और पॉइंट भी लिख सकते हैं बेटा, जैसे आप लाभ का विभाजन, किसका विभाजन? लाभ का विभाजन। पुनर्मूल्यांकन खाते का लाभ अगर प्रवेश पर बनाया है तो केवल पुराने साझेदारों के बीच बांटा जाएगा और निवृत्ति पर बनाया है तो सभी साझेदारों के बीच। वसूली खाते का लाभ हो या हानि सभी साझेदारों के बीच बांटा जाता है। तो ये हो गया बेटा हमारा वसूली खाता और पुनर्मूल्यांकन खाते में अंतर। अब आता है हमारा साझेदार के फर्म के अनिवार्य विघटन से आप क्या समझते हैं और इसकी क्या बेटा दशाएं, किसकी दशाएं? साझेदारी फर्म के अनिवार्य विघटन को बेटा समापन भी कहते हैं। तो अनिवार्य विघटन का मतलब ये है बेटा वो सिचुएशन, वो दशा जिसमें साझेदारी व्यवसाय अनिवार्य रूप से हमें बंद करना पड़े। तो एक फर्म निम्नलिखित कारणों से अनिवार्य विघटन हो सकता है। एक फर्म का निम्नलिखित कारणों से अनिवार्य विघटन हो सकता है। पहला पॉइंट लिखा है साझेदार का दिवालिया होना। जब फर्म के एक साझेदार को छोड़कर या सभी साझेदार दिवालिया घोषित हो जाएं तो यह बेटा फर्म का अनिवार्य विघटन कहलाता है। दूसरा पॉइंट हो गया अवैध व्यापार। जब साझेदारी फर्म किसी कारणों से अवैध घोषित हो जाए तब फर्म का अनिवार्य विघटन हो जाता है। जब व्यवसाय हमारा क्या घोषित हो जाए बेटा? अवैध मतलब गैर कानूनी घोषित हो जाए, साझेदार ऐसा काम करने लगे जो कानूनी दायरे में नहीं आता है, तो इसी स्थिति में भी फर्म का व्यवसाय सदैव के लिए बंद हो जाता है अनिवार्य रूप से। और साझेदारों की संख्या हम अच्छे जानते हैं, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी व्यवसाय में कम से कम 2 सदस्य और अधिकतम बेटा 50 होते हैं। अगर साझेदारी व्यवसाय में अधिकतम सदस्यों की संख्या 50 से ज़्यादा हो जाए तो यह बेटा अनिवार्य विघटन हो जाता है। तो ये फर्म के अनिवार्य विघटन की दशाएं हो गई। अगला क्वेश्चन हमारा आता है बेटा साझेदारी फर्म के विघटन की आकस्मिक दशाएं। आकस्मिक दशाएं मतलब जो फ्यूचर की घटनाओं के कारण होती हैं, या सीधी सी हम बात कहें जब साझेदारी का समापन समय के गुजरने से हो जाए, मतलब समय गुजर गया और फर्म अपने आप ही बंद हो जाए तो ये बेटा आकस्मिक विघटन कहलाता है। आकस्मिक मतलब जो चीज़ें भविष्य पर निर्भर करती हैं, यानी कि समय के गुजर जाने से।
एग्जाम में अगर आपसे पूछ ले समय के गुजर जाने से कौन सा विघटन होता है, तो बेटा आकस्मिक विघटन होता है, जिसका पहला पॉइंट दिया है बेटा हमारा आकस्मिक विघटन की दशा में पहला पॉइंट दिया है बेटा हमारा साझेदार की मृत्यु, उद्देश्य की प्राप्ति, अवधि की समाप्ति। जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए तो फर्म का आकस्मिक विघटन हो जाता है, यानी कि साझेदार की मृत्यु पर भी साझेदारी फर्म का आकस्मिक विघटन हो सकता है। दूसरा, उद्देश्य की प्राप्ति। जब किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्थापित की जाती है और उद्देश्य प्राप्त हो जाए तब फर्म का आकस्मिक विघटन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिएगा ए और बी दो साझेदार हैं, दोनों ने साझेदारी की किस लिए बेटा, एक निश्चित उद्देश्य के लिए। जैसे मान लीजिएगा दोनों ने मिलकर एक पुल निर्माण करने का कार्य ले लिया। क्या करने का बेटा, पुल निर्माण करने का कार्य ले लिया। किसने, ए और बी ने। सिर्फ किस उद्देश्य के लिए साझेदारी बनाई है, यस, कि साथ में मिलकर किसका निर्माण करवाएंगे, पुल का निर्माण करवाएंगे। अगर पुल का निर्माण हो जाए तो मतलब इनका उद्देश्य क्या हो गया, प्राप्त हो गया। और जैसे ही पुल का निर्माण हुआ, उद्देश्य प्राप्त हुआ, तो साझेदारी फर्म का क्या हो गया, समापन हो गया, क्योंकि इन्होंने साझेदारी केवल निश्चित उद्देश्य के लिए बनाई थी। अवधि की समाप्ति। आप सब जानते हैं जब साझेदारों के बीच अनुबंध होता है तो कभी कभी अनुबंध में एक निश्चित अवधि लिख दी जाती है कि यह साझेदारी 5 वर्ष 10 वर्ष के लिए की जाएगी, और जब यह अवधि निकल जाती है तब बेटा क्या हो जाता है, साझेदारी फर्म का आकस्मिक विघटन हो जाता है। अब हमारा आता है अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन आता है किन दशाओं में न्यायालय एक फर्म के विघटन का आदेश दे सकता है। न्यायालय द्वारा फर्म के विघटन की दशाओं को समझाइए। तो अब बेटा वो दशाएं जब न्यायालय फर्म को बंद करने का निर्णय लेगा, आदेश देगा, तो याद रखना बेटा न्यायालय तब तक कोई एक्शन नहीं लेता फर्म के बंद करवाने के लिए जब तक कि कोई न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत ना करे। यानी कि न्यायालय से अगर फर्म को बंद करवानी है तो साझेदारों को न्यायालय में एक आवेदन देना होगा। क्या करवाने के लिए, फर्म को बंद करवाने के लिए। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आता है हमारा, निम्नलिखित दशाओं में न्यायालय फर्म को विघटन के लिए आदेश दे सकता है। नंबर 1, साझेदार का पागल होने पर। जब फर्म का कोई साझेदार पागल हो जाए तो फर्म के अन्य साझेदार या उस साझेदार के मित्र और रिश्तेदार फर्म को बंद करवाने के लिए न्यायालय में एक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और न्यायालय फर्म को बंद करने का आदेश दे सकता है। दूसरा, साझेदार का स्थायी अयोग्य होने पर। जब कोई साझेदार अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो जाए और या फिर किसी दुर्घटनावश वह व्यवसाय को संचालित करने में स्थायी रूप से अयोग्य हो जाए, तब भी वह फर्म को बंद करने के लिए न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और न्यायालय फर्म को बंद करने का निर्णय आदेश दे सकता है। लगातार हानि होने पर। जब साझेदारों को निरंतर हानि होती है और भविष्य में लाभ की कोई आशा ना हो, साझेदारों को लग रहा है कि अब हमें व्यवसाय बंद कर देना चाहिए, तो सभी साझेदार फर्म को बंद करने के लिए न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और न्यायालय फर्म को बंद करने का आदेश दे सकता है। तो ये हो गई बेटा न्यायालय द्वारा फर्म के विघटन का आदेश देकर फर्म को बंद करना। जरूरी नहीं बेटा सिर्फ ये 3 पॉइंट हो, और भी हो सकते हैं। जैसे दुराचार, जब एक साझेदार दूसरे साझेदार से दुर्व्यवहार कर देता है या सीधी सी बात है साझेदारों के बीच मतभेद हो जाता है, तब भी कोई साझेदार न्यायालय में फर्म को बंद करने के लिए आदेश दे सकता है। तो ये हो गया बेटा हमारा क्या, न्यायालय द्वारा फर्म के विघटन की दशाएं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, साझेदारी के विघटन के पर कौन कौन से अनिवार्य खाते खोले जाते हैं। याद रखना जब साझेदारी फर्म का विघटन होता है तो फर्म के विघटन पर निम्नलिखित अनिवार्य खाते खोले जाते हैं। पहला खाता वसूली खाता, जो कि नाम मात्र की प्रकृति का खाता होता है। कौन सी प्रकृति का बेटा, नाम मात्र की, यानी कि अवास्तविक खाता। कौन सा खाता, अवास्तविक
खाता। इसके बाद साझेदारी के पूंजी खाते। साझेदारों के पूंजी खाते बेटा व्यक्तिगत होते हैं। कौन से होते हैं? व्यक्तिगत खाते। साझेदारों के चालू खाते, ये भी व्यक्तिगत होते हैं, ऋण खाता। और रोकड़ या बैंक खाता। रोकड़ या बैंक खाता बेटा वास्तविक प्रकृति का खाता होता है। तो याद रखना, साझेदारी फर्म के समापन पर हम कितने खाते खोलते हैं बेटा? 5 खाते खोलते हैं। एक वसूली खाता, साझेदारों के पूंजी खाते, साझेदारों के चालू खाते, साझेदारों का ऋण खाता अगर ऋण दिया है तो, और रोकड़ या बैंक खाता। अब हमारा अगला क्वेश्चन बेटा आता है, साझेदारी फर्म के समापन पर हिसाब किताब का निपटारा कैसे किया जाता है? इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, साझेदारी फर्म के समापन पर हिसाब किताब का निपटारा कैसे किया जाता है? तो बेटा याद रखना, साझेदारी फर्म के समापन पर यह अनिवार्य हो जाता है कि साझेदारों के मध्य क्या किया जाए बेटा? हिसाब किताब का निपटारा किया जाए। फर्म की संपत्तियों को बेचकर सभी दायित्वों को चुका देना चाहिए, और यदि कुछ राशि बच जाए तो सभी साझेदारों के मध्य उनके अनुपात में बांट देना चाहिए। तो याद रखना बेटा, जब साझेदार फर्म को बंद करते हैं तो याद रखना संपत्तियों का बंटवारा नहीं होता, ना ही दायित्वों का बंटवारा होता है। क्या होता है, जब हम फर्म का समापन करते हैं तो फर्म के पास जितनी भी विक्रय योग्य संपत्तियां हैं जिन्हें हम बेच सकते हैं, उन विक्रय योग्य संपत्तियों को बेच दिया जाता है, और उन संपत्तियों से जो धनराशि प्राप्त होती है उनसे सबसे पहले बाहरी दायित्वों को चुकाया जाता है। कौन से दायित्वों को बेटा? बाहरी दायित्वों को चुकाया जाता है। बाहरी दायित्व जैसे हमने बैंक से ऋण लिया, किसी साहूकार से ऋण लिया, ये सब कौन से दायित्व हैं बेटा? बाहरी दायित्व। इसके बाद अगर कोई धनराशि बच जाती है तो इससे साझेदारों के ऋण का भुगतान कर दिया जाता है। इसके बाद अगर कोई राशि बच जाती है तो साझेदारों की पूंजी लौटा दी जाती है, और इसके बाद यदि कोई राशि बच जाती है तो सभी साझेदारों के लाभ अनुपात में उसे बांट दिया जाता है। परंतु ध्यान रहे, यदि राशि कम पड़ गई और बाहरी दायित्व नहीं चुका पाए तो साझेदार घर से राशि लाकर उनके दायित्वों को चुकाते हैं, क्योंकि साझेदारों के दायित्व बेटा असीमित होते हैं। तो ये हो गया बेटा साझेदारी फर्म के हिसाब किताब का निपटारा। लिखा हुआ है, यदि साझेदारों के मध्य अनुबंध नहीं है तो हिसाब किताब का निपटारा निम्न प्रकार किया जाता है। सर्वप्रथम फर्म की संपत्तियों को बेच दिया जाता है तथा इससे प्राप्त राशि से बाहरी दायित्वों को चुका दिया जाता है। इसके बाद इस शेष राशि में से साझेदारों के ऋण का भुगतान कर दिया जाता है। इसके बाद यदि शेष राशि है तो साझेदारों की पूंजी लौटा दी जाती है। इसके बाद भी यदि कुछ राशि रकम बच जाए तो सभी साझेदारों के लाभ अनुपात में बांट दी जाती है। इस प्रकार से साझेदारी फर्म के समापन पर हम हिसाब किताब का निपटारा कर सकते हैं। चैप्टर बेटा कंप्लीट हो गया। अब इसमें से कुछ एक्सरसाइज हम रिकैप कर लेते हैं। पहली चीज, अगर एग्जाम में पूछ ले साझेदारी फर्म का समापन कब होता है, साझेदारी फर्म के समापन पर व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बेटा व्यवसाय सदैव के लिए बंद हो जाता है। वसूली खाता कब बनाया जाता है, तो साझेदारी फर्म के समापन पर बनाया जाता है। वसूली खाता किस प्रकृति का खाता है, नाम मात्र की प्रकृति का खाता है। वसूली खाते में संपत्ति और दायित्वों को किस मूल्य पर दर्शाया जाता है, पुस्तक मूल्य पर दर्शाया जाता है। जीवन काल में यह खाता कितनी बार खोला जाता है, तो केवल एक बार ही खोला जाता है। फर्म के समापन पर सबसे पहले कौन से दायित्वों को चुकाया जाता है, बाहरी दायित्वों को चुकाया जाता है। फर्म के आंतरिक दायित्व का एक उदाहरण दीजिए, तो साझेदार का ऋण बेटा कौन सा दायित्व होता है, आंतरिक दायित्व होता है। इसके बाद अगर पूछ ले क्या फर्म को बंद करने के लिए न्यायालय आदेश दे सकता है, तो यस बेटा फर्म को बंद करने के लिए न्यायालय आदेश दे सकता है। समय के गुजरने पर या अवधि के समाप्त होने पर कौन सा विघटन होता है, तो बेटा यह आकस्मिक विघटन होता है। साझेदार के दिवालिया होने पर कौन सा विघटन होता है, तो बेटा ये अनिवार्य विघटन हो जाता है। तो ये हमने साझेदारी फर्म के समापन पर कौन कौन सा खाते खोले जाते हैं, तो वसूली खाता, साझेदारों के पूंजी खाते, साझेदारों का चालू खाता, साझेदारों का ऋण खाता और रोकड़ या बैंक खाता। तो ये बेटा चैप्टर नंबर 5 साझेदारी समापन समाप्त हो गया है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले चैप्टर का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।